हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टेप अप विद मोहन सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो भी बच्चा एकेडमिक सेशन में पढ़ रहा है उसको आगे जाकर इस बात की चिंता रहती है कि वो किस करियर को चुने, वो किस फील्ड में आगे जाए। इसकी पहली सीरीज़ में मैंने आपको बैंकिंग और एसएससी के बीच में डिफरेंस को समझाया था कि अगर हम एसएससी के लिए जाना चाहते हैं या बैंकिंग के लिए जाना चाहते हैं तो हमें किस तरीके से उसको टैकल करना चाहिए। इसी सीरीज़ में दूसरी कड़ी में आपके साथ में लेकर आया हूं कि अगर आपका सपना एक पायलट बनने का है तो वो आप कैसे बन सकते हो। पायलट बनने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पायलट बनने के दो तरीके हैं। एक पायलट होता है जो कमर्शियल होता है, जो किसी प्राइवेट जो एयरलाइन होती है उसका पायलट होता है, और दूसरा पायलट जो हमारा डिफेंस में होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे दोनों में हम आगे जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए मैं आप सबके साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये बहुत काम आएगा और आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करना। जो भी पायलट बनना चाहते हैं उनको इस बारे में ज़रूर बताना। पायलट बनने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसके दो रूट बनते हैं। पहला रूट जो मैंने आप यहाँ पर लिख रखा है वो रहता है हमारा प्राइवेट पायलट, मीन्स कमर्शियल पायलट। दूसरा पायलट रहता है जो हम एनडीए के थ्रू जा सकते हैं। कमर्शियल पायलट बनने के लिए हमें कम से कम 40 से 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक आम आदमी तो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पायलट की जो सैलरी होती है वो भी कोई कम नहीं होती है, 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ होती है। और अगर कुछ ऐसे स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, अगर उसको वो कर लेता है तो उसकी सैलरी 1 to 2 करोड़ तक भी चली जाती है। मीन्स आप 2 से 3 साल के अंदर ही अपना ये 40 से 50 लाख रुपए कंप्लीट कर सकते हो। चलो अब हम जानते हैं कि पायलट हम कैसे बन सकते हैं। पायलट बनने के लिए स्पेसिफिक जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो ओनली 12th क्लास की होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है कि अगर आप 12th क्लास को नॉन मेडिकल के साथ करते हो, दोस्तों अगर आप पायलट बनने के इच्छुक हो तो सबसे पहले जो आपकी क्वालिफिकेशन है आपको 11th और 12th के अंदर नॉन मेडिकल मीन्स फिजिक्स और मैथ्स होना बहुत ही कंपलसरी है, वो भी 55% इन ईच। मीन्स 55% एग्रीगेट के साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स कंप्लीट करना जरूरी है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने +1 और +2 कर ली है लेकिन उसके बाद भी आप पायलट बनना चाहते हो और आपके पास फिजिक्स और मैथ्स नहीं है तो क्या आप कभी पायलट नहीं बन सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप फिर भी पायलट बन सकते हो। उसके लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको NIOS मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से फिजिक्स और मैथ्स का एग्जाम देना पड़ेगा और वो क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। चलो फिर बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो 11th और 12th नॉन मेडिकल से करके आते हैं। उसके बाद जैसे अगर आपको 12th के बाद लॉ करना है तो उसके लिए आप क्लेट का एग्ज़ाम देते हो। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप JEE का एग्ज़ाम देते हो। वैसे ही अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप नीट का एग्ज़ाम देते हो। उसी तरीके से अगर आपको पायलट बनना है तो आपको सबसे पहले अपने देश में जो कुछ फ्लाइंग स्कूल है उनका जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है वो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। मैं उन स्कूल्स के बारे में भी बात करूंगा और उन स्कूल्स की जो फ़ी है उसके बारे में भी बात करूंगा। अलग अलग इंस्टीट्यूशन की अलग अलग फ़ीस है, लेकिन 20 से 30 लाख लगभग हर स्कूल की फीस इसकी रहती है। अगर आप इन स्कूल्स में जाना चाहते हो, जैसे कि कुछ स्कूल्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी जो बरेली में है, राजीव गांधी अकेडमी ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी जो केरल में है, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब जो बॉम्बे में है, MP फ्लाइंग क्लब जो इंदौर में है और नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट जो महाराष्ट्र में है। ये हमारे देश के कुछ प्रतिष्ठित स्कूल हैं जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। इनमें एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है? इनमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एक इनका एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो आपको देना पड़ता है। अब ये एग्ज़ाम कब होता है दोस्तों? जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी का जो फॉर्म जो निकला था वो अप्रैल में निकला था और अभी 21 मई को इसका एग्ज़ाम होना था, जो कि कोरोना की वजह से स्थगित हो गया। इसी तरीके से हर साल मार्च से अप्रैल के अंदर ये फॉर्म निकलता है और मई और जून के अंदर इसका हर साल एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप पायलट बनने के इच्छुक हैं और आप
इस फीस को स्टार्टिंग में अफोर्ड कर सकते हो तो आप इन स्कूल्स की जो वेबसाइट है उस पर जा सकते हो, या फिर आपको इन स्कूल्स का जो फॉर्म भरने के लिए आप DGCA.in वेबसाइट पर आप रेगुलर विजिट कर सकते हो। इसी साइट पर इसका फॉर्म निकलता है। ये होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, क्योंकि जो पायलट है वो एविएशन के अंडर आता है। दूसरा दोस्तों, आजकल एक चलन और भी चल रहा है, जो कुछ प्राइवेट एविएशन जो कंपनीज है, एयरलाइंस हैं, वो अपना एक कैडेट पायलट एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इन स्कूल्स में न जाकर डायरेक्ट इस एग्जाम को दे सकते हो। अगर आप डायरेक्ट इस एग्जाम को देते हो तो इस एग्जाम को देने का क्या बेनिफिट है, इसको हम समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि मान लो आपने इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग करने के बाद आप किसी भी कंपनी के अंदर जब जॉब करते हो तो वहाँ पर जो टूल्स यूज़ होते हैं, वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, या वहाँ पर जो मशीन्स यूज़ होती है, वो अलग अलग तरीके की होती है। हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग एक तरीका होता है। तो आपको जब उस कंपनी में जॉब के लिए जाते हो तो पहले वहाँ पर 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। सेम उसी तरीके से जब आप किसी भी एयरलाइन को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर जो एरोप्लेन्स होती है उनको चलाने का डिफरेंट वेज होते हैं, सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती है। जैसे कि अगर आपको मारुति चलानी है, या आपको ऑडी चलानी है, या आपको कैरेटा चलानी है, तो अलग अलग गाड़ी के फीचर्स भी अलग अलग होते हैं। वैसे ही हर एयरलाइन में उनके जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके फीचर्स अलग अलग होते हैं। तो उसके हिसाब से आपको एक वहाँ पर ट्रेनिंग उसी चीज़ की दी जाती है। तो आप इस एग्ज़ाम के थ्रू भी पायलट बन सकते हो। ये फॉर्म भी आप रेगुलर विजिट गूगल पर आप कैडेट पायलट एग्जाम सर्च कर वहाँ पर विजिट कर सकते हो। इसके अलावा आजकल जो पायलट का कोर्स करते हैं, या मैं कहूँ जो बीएससी करते हैं एविएशन के अंदर, वो बच्चे एक अलग से और कोर्स करने लग गए हैं, और वो है टाइप राइटिंग ट्रेनिंग। ये भी काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन इस ट्रेनिंग को करने का बेनिफिट क्या है? इस ट्रेनिंग को करने से आपकी जो सैलरी है उस पर एकदम से हाइक आ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा इंजीनियरिंग के अंदर जब बच्चे जॉब के लिए जाते हैं, कोई भी उसमें जॉब करता है तो उससे पहले वो कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज कर लेता है, जैसे कि वो अलग अलग टाइप की लैंग्वेज करता है, या उन कंपनीज के अंदर होने वाले उन टूल्स को सीख लेता है। सिमिलर वहाँ भी जिस एयरलाइन में आपको जाना है उस टाइप की अगर आप वहाँ पर जो एयरलाइन है वो पहले से ही अगर सीख लो तो आपको वहाँ पर अगेन सैलरी में हाइक मिलता है। इसलिए टाइप राइटिंग ट्रेनिंग भी की जाती है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 18 to 24 मंथ्स होता है, और इसकी जो फीस रहती है वो 20 से 30 लाख रहती है। पर ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसा है ओनली वही इस फील्ड में जा सकता है। इस फील्ड में जाने के लिए एक और भी वे है जिसमें पैसा नहीं मेहनत लगती है। इसके अंदर पैसे से काम हो जाता है, लेकिन एग्जाम तो आपको यहाँ भी क्लियर करना पड़ता है। अब हम समझते हैं जो स्पेशल पायलट के जो लाइसेंस होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 3 तरह के लाइसेंस के बारे में बता रहा हूँ जो प्लेन चलाने के लिए कंपलसरी है। देखो, जब आप कमर्शियल पायलट बनना चाहते हो तो सिंपल सी बात है कि आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये लाइसेंस मिलता कैसे है? ये लाइसेंस जब आप बीएससी के अंदर एडमिशन लेते हो, या इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जब एडमिशन लेते हो, तो एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिलता है। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के अंदर आपको जो आपकी एयरलाइन या एरोप्लेन जो होती है उसके टूल्स के बारे में डिटेल में समझाया जाता है। यहाँ पर थ्योरी क्लासेस लगती है, और उसके बाद जब आप 60 आवर्स की कंप्लीट कर लेते हो ट्रैवलिंग एयरलाइन के अंदर, तो ट्रैवलिंग इन द सेंस एज ए ड्राइवर या एज ए पायलट, तो आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिल जाता है। और जब आपकी 210 आवर्स एज ए पायलट कंप्लीट हो जाती है तब आपको जाकर CPL मतलब कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है। तो ये तो वे था कमर्शियल पायलट बनने का। लेकिन अगर आप जाना चाहते हो विदाउट मनी के एक शॉर्टकट तो नहीं कह सकते उसको हम, मेहनत के थ्रू और कम पैसे लगाकर अगर आप एयरलाइन में जाना चाहते हो और अपने देश की सेवा भी करना चाहते हो, तो उसका दूसरा वे रहता है हमारा NDA, जो कि आप 12th के बाद दे सकते हो। और अगेन इसके अंदर भी आपको 12th के अंदर फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है, और साथ में आपके 55% ईच सब्जेक्ट होना जरूरी है। दोस्तों, NDA का एग्जाम सभी को पता है कि 12th के बाद होता है। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी है, और इसकी जो मिनिमम एज रहती है या एज क्राइटेरिया जो रहता है वो 16.5 ईयर टू 19 मंथ्स के बीच आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो 12th करते हैं वो इसी एज के होते हैं। मतलब
अगर आपको एनडीए का एग्ज़ाम देना है तो आपकी जो उम्र है वो 16.5 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 19 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये 12th के बाद एनडीए का एग्ज़ाम होता है। दूसरा, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है जिसके अंदर सब्जेक्ट क्या रहते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। दूसरी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि एनडीए का जो एग्ज़ाम रहता है वो साल में 2 बार होता है। दूसरा, जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर देते हो, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपकी एसएसबी रहती है जो कि 5 दिन की रहती है। दोस्तों, एग्ज़ाम क्रैक करना इतना टफ नहीं है। वो एग्ज़ाम आप एक स्टडी प्लान बनाकर आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, लेकिन इसकी जो एसएसबी रहती है वो काफ़ी टफ रहती है और ये 5 दिन की रहती है जो 2 स्टेज में चलती है। पहली स्टेज के अंदर आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट रहता है, दूसरा आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट रहता है। अगर आप इन दोनों एग्जाम में, मतलब ये फर्स्ट स्टेज है, अगर आप इस स्टेज को क्लियर करते हो तभी आप अगली स्टेज के लिए जा सकते हो। अगली जो स्टेज रहती है वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट रहता है, जो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपका लेते हैं, और दूसरा फिर आपको ग्रुप टास्क दिया जाता है जिससे आपका टीम वर्क देखा जाता है, और फिर आपको पर्सनल आपका एक इंटरव्यू रहता है। इनको क्लियर करने के बाद आप PAT पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट की तरफ बढ़ जाते हो। पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना बहुत ही कंपलसरी है, और इसके बारे में आपको मैं एक विशेष बात बता देता हूं कि ये एग्ज़ाम आप लाइफ में सिर्फ एक बार ही दे सकते हो। अगर एक बार में आपका ये पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट क्रैक नहीं होता है तो आप कभी भी इस फील्ड में पायलट नहीं बन सकते हो। दूसरा, इसके अंदर पूछा क्या जाता है, इसके अंदर आपका जो एविएशन है उसके टूल्स के बारे में और उनकी कंप्लीट जानकारी इसके अंदर आपसे पूछी जाती है। इसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रहता है आपका कलर ब्लाइंड न होना। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आप कभी भी पायलट नहीं बन सकते हो। कलर ब्लाइंड का आप सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हो। दूसरा, अगर आप 12th के बाद ये नहीं करते हो तो फिर आप ग्रेजुएशन के बाद भी पायलट बन सकते हो। अब आप ग्रेजुएशन के बाद पायलट कैसे बन सकते हो? अगेन फर्स्ट कंडीशन तो आपकी क्या रहेगी कि 11th और 12th के अंदर अगेन आपके पास फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है। दूसरा, आप फिर एफकेट का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं। इस एग्जाम के लिए जो एज क्राइटेरिया रहता है वो 19 से 23 साल के बीच का होना चाहिए। अब इस एग्जाम के अलावा एक और लेटरल एंट्री भी होती है। वो कैसे होती है? अगर आपके पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है और उसमें अगर आपकी ग्रेड A और B है तो आपको ये एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस प्रोसेस पे पहुंच जाते हो, मीन्स आप एसएसबी डायरेक्ट दे सकते हो। एसएसबी के बाद अगेन पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा और फिर आपका मेडिकल रहेगा। इसके अलावा इसमें 3 स्टेज रहती हैं। जब आप इसको क्वालिफाई करके आप वहाँ पहुँच जाते हो तो आपको 3 स्टेज में वर्क करना होता है और ये कोर्स आपका 1.5 साल का रहता है। फर्स्ट जो 6 महीने होते हैं उसमें आपको 55 आवर्स आपको एज ए पायलट निकालनी होती है। उसमें आपको धीरे धीरे चलाना सिखाया जाता है एज ए स्टूडेंट। और उसके बाद जो नेक्स्ट 27 आवर्स होती है उसके अंदर आपको पायलट में थोड़ा और मतलब चलाना सिखाया जाता है। लेकिन इसके बाद का जो नेक्स्ट 1 ईयर होता है उसके अंदर आपको हर वो टेक्निक सिखाई जाती है कि आप किसी दुश्मन से कैसे लड़ सकते हैं, कैसे आप सिचुएशन, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसमें आप कैसे एरोप्लेन को लैंड कर सकते हैं। दोस्तों, एक टाइम था जब हमारे देश में पायलट बहुत कम होते थे और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी और सैलरी बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हर एक पायलट की सैलरी ही 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ होती है। इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक कोर्स या मैं कहूँ स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी है, और वो है आपका टाइप राइटिंग। मीन्स आप जिस टाइप का एयरप्लेन चलाने वाले हो उसकी आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इसका बेनिफिट ये रहता है कि इसके अंदर आपका जो पैसा है वो कम लगता है, लेकिन इससे आपको जो जॉब मिलती है वो बहुत ही रेप्यूटेड जॉब मिलती है और आपको बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता है। और दूसरा, आप इससे देश की सेवा भी करते हो। लेकिन यहाँ पर आप एज ए कमर्शियल पायलट बनते हो,
और दूसरा, आजकल बहुत सारे जो कमर्शियल पायलट बन रहे हैं, इसके अंदर जो आपकी जॉब रहती है वो लगभग 14 साल की रहती है और इसके बाद वो फिर कमर्शियल पायलट की तरफ बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पायलट बनने का ये सफ़र समझ आया होगा कि इसके दोनों रूट किस तरीके से काम करते हैं। अगर इसके अलावा आप कुछ और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको धीरे धीरे हर एक एग्ज़ाम के बारे में बताता चलूँगा कि 10th के बाद आप किस किस गवर्नमेंट जॉब के लिए, किस किस प्राइवेट जॉब के लिए और किस तरीके से आप अपनी लाइफ में हाइक ले सकते हो। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास जो भी वीडियो मेरी इस पर अपलोड होगी वो सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।